सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। नमस्कार। लो जी, हो गया, वही हो गया जिसका डर था सबको। हमारे महान केजरीवाल जी बेल पर बाहर आ गए और उन्होंने आते ही चौके छक्के जोड़ने शुरू कर दिए हैं। खबरों में बने रहने के सरदार, इमोशनल ब्लैकमेल करने में माहिर और दुश्मनों को डिफेंसिव मोड पर लाने में नंबर 1 हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी 20 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कर दिए गए हैं और उन्होंने आजाद होते ही अपना बिगुल बजा दिया है। हनुमान जी का कई बार नाम लिया, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए कनॉट प्लेस में, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया। लेडी का है। उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है, दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अलग किस्म का एक संकोच है। यानी कि ये लग रहा है कि अब वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं। हालांकि ये देखो तय है कि अरविंद केजरीवाल का असर तो है और वो नॉर्थ इंडिया में शायद कुछ मोदी जी के आंकड़ों का, चाहे वो सीटें हो चाहे वोट हो, उसको थोड़ा सा वो गड़बड़ा देंगे। हालांकि कितना गड़बड़ा देंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। इसलिए आज हमने अपने 2 खास मेहमानों को बुलाया, जिनमें से एक मेहमान डॉक्टर राव तो हमारे पहले भी कार्यक्रम में आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट, और साथ में आज हमारे साथ हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन मिस्टर मुकेश त्यागी, जो अभी वाराणसी पहुंचे हैं मोदी जी का नामांकन करने के लिए, और इस बिजी स्केड्यूल में उन्होंने अपना समय निकाला है हमारे लिए, क्योंकि वो कहते हैं भाई केजरीवाल की बात और मैं ना हूं वहां पर तो ये जरा अटपटा सा लगता है। तो चलिए देखते हैं। और मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मुकेश जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए कि जैसे केजरीवाल जी ने बाहर आते ही हल्ला बोल दिया, ठीक है जी, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का नाम लिया, उन्होंने कई बार नाम लिया, और उन्होंने ये बोला कि भाई मोदी सबसे बड़ा तानाशाह है और 140 करोड़ लोगों से मैं भीख मांगता हूं कि भाई उन्हें इस तानाशाही से देश को मुक्ति दिलाई जाए और उनको उखाड़ फेंको। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तानाशाह का आक्षेप लगा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। मैं समझता हूँ कहीं पे भी उन्हें तानाशाह नहीं। ये अगर कोई अनुशासन संभालना चाहता है इस देश के अंदर, अराजकता से अनुशासन की ओर बढ़े मोदी जी। जिस प्रकार से अराजकता तो हमारे देश को एक तरीके से उन्होंने पूरा हॉस्टेज बनाया हुआ था कंट्री को। कुछ ही फैमिलीज थी जिन्होंने इस देश को चलाने का संचालन अपने हाथ में रखा था और किसी और को आने का मौका नहीं देते थे। और कोई आते थे तो जैसे मनमोहन सिंह आते थे, जैसे बरुआ जी की किताब में लिखा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी रिमोटली कंट्रोल्ड होते थे सोनिया गांधी जी से। और आपातकालीन के बारे में कहा जाए तो उससे बड़ा डिक्टेटरशिप मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा। जहां तक केजरीवाल हैं, मैं समझता हूँ केजरीवाल से बड़ा मिथ्या इस देश की राजनीति के इतिहास में हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से उन्होंने हर बात यू टर्न लिए हैं। अन्ना हजारे जिन्होंने उसको पैदा किया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनके बैक स्टैबिंग करी है, उनको बिल्कुल निष्कासित कर दिया। कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सक्रिय राजनीति में आ गए। कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, शीला दीक्षित जी के खिलाफ इलेक्शन लड़कर के वो उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और कहा कि कांग्रेस कभी मैं कांग्रेस का साथ नहीं होगा। तो हर प्रकार की इन्होंने मिथ्या कथा जो है शुरू से ही बोली है कि मैं बहुत सिंपल रहूंगा। शीश महल बना डाला, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे लगा डाले। कुमार विश्वास जो कि उनके एक बहुत ही मैं समझता हूँ मेधावी वक्ता थे और उसके सदस्य थे आप पार्टी के, उनको किस तरह से निष्कासित किया।
और इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, ये अपना जो वकील साहब हैं अपने, ये राव साहब जानते होंगे, प्रशांत भूषण, उनको किस प्रकार से निकाला, साजिया आलमी को निकाला। तो ये तो इनका तो तानाशाह का इतना बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन इनके अंदर एक चीज ये है कि ये बड़े सरलता के साथ, ये पीछे से ये बगला भगत कहते हैं ना, वो एकदम बैठा रहता है शांत, और जैसे ही उसको शिकार दिखता है वो एकदम विकराल रूप ले लेता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है बकरी के खाल में एक भेड़िया छुप के आया है, हुआ है, जिसने देश की राजनीति को बदलने का, लेकिन भोली भाली जनता ने इनके क्रांतिकारी विचारों का भी ठीक है, एक मौका इनको भी दिया जाए। तो ये इनके जो तार भी जुड़े हुए हैं, मैं तो वो भी संदिग्ध नजर आते हैं कि देश के प्रति विघटनकारी शक्तियों से इनके संपर्क हैं, और इनको सत्ता देने का मतलब ये है कि ये देश के अंदर एक बहुत बड़ा इनका इरादा है, जो कि जैसे फोर्ड फाउंडेशन से इनको लगातार इनको डोनेशंस मिले, क्यों दे रहे हैं भाई फोर्ड फाउंडेशन वाले, ऐसे इन्होंने कौन सी बहुत बड़े ईमानदारी के झंडे गाड़े हैं। तो कहीं ना कहीं से जॉर्ज सोरोस, ये जो जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करता है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को पनपना नहीं चाहते, क्योंकि आज मोदी जी के राज में वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और थर्ड बहुत जल्दी बन जाएंगे, और नहीं 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 नहीं, 2047 तक हम। एक जी मिनट, एक मिनट, आपकी बात काट रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है दिल्ली की जनता बेवकूफ है जो उनको 10 साल से गद्दी पर बिठाया हुआ है और ये देशद्रोही काम कर रहे हैं? नहीं नहीं गुप्ता साहब, ऐसा है ना, देश की जनता एक एक्सपेरिमेंट देना चाहती है लोगों को कि आप ठीक है, आप हो सकता है उनकी विश्वसनीयता उन पे आई हो कि भाई ये हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे, इनके इनके कई रूप नहीं हो सकते, ये बहुरूपियां हैं ये। तो वो देश की जनता मौका देती है इस प्रकार से। तो कांग्रेस को भी मौका दिया, अब उखाड़ के फेंक दिया। कांग्रेस कहाँ से रह गए, 400 से ऊपर नंबर थे, और वो आज 52 की स्थिति में रह गए, क्योंकि उनका बहरूपिया जो है, वो जो उनका आडंबर था वो खुल गया है, और अब का इनका धीरे धीरे आडंबर खुलता जा रहा है। जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये जेल गए हैं, और इनके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और इनके जो सत्येंद्र जैन है, लगातार उनकी बेल क्यों रिफ्यूज होती जा रही है? अगर ये बेईमानी में, इवन कविता ऑल्सो, जो कि जिस प्रकार से इन्होंने शराब नीति के अंदर खुलेआम नंगा नाच किया है, और एक बोतल की जगह दूसरी बोतल मिली, और कोरोना के दौरान इन्होंने शराबों की दुकान सुबह 3-3 बजे तक खोल दी, और उससे उससे अपना वो चला रहे हैं। तो इनके जो करनी और खतरी में बहुत फर्क है। अब दिल्ली की रेवेन्यू बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ये डोल आउट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, और इस प्रकार के काम करके ये मैं समझता हूँ जनता को बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं, ये जिस दिन पर्दाफाश होगा, शराब नीति कुछ भी नहीं है, इनके तारों के बारे में निरीक्षण करना। अभी देखिए, इनका वहां से भी तार निकले हुए हैं, पन्नू से, आतंकवादियों से भी इनको डोनेशन मिला है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक पार्टी है ये, और इस पार्टी के इरादे भी बहुत खतरनाक हैं, जो कि दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज कर रही है। जी, तो राव साहब, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो हम सभी सम्मान करते हैं, आदरणीय है, उनकी हर बात हमारे सिर माथे पे, पर ये जो अतिरिक्त स्नेह दिख पड़ता है केजरीवाल के प्रति इस निर्णय में, संविधान में तो इस तरह का कोई प्रोविजन है नहीं कि कन्वेंसिंग के लिए किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को अतिरिक्त वो दिया जाए। इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या ये लीगली टेनेबल है? क्या इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे बाद में? देखिए, जिन लोगों को कानून के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से चलती है बारे में नहीं मालूम, वो शायद इसमें शंका करें कि ये कोई मनमानी की गई है या कोई एक तरफदारी की गई है। मेरा ये ख्याल नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं पिछले 35 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और वहां पे मैंने कम से कम 30-35 तो मुख्य न्यायाधीश के सामने में पेश होता था और सब देखा। देखिए, 95% इवन 98% तक आप कह लीजिए, आज तक मैंने देखा है कोई उनके पीछे एक कोई एजेंडा नहीं रहता है, वो प्योरली लॉ के उसमें जाते हैं। जो 8 पेज का ऑर्डर जिसमें उनको बेल मिला है, वो इसीलिए दिया गया है कि आप वी आर ए प्रजातंत्र, वी आर ए डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर जो है कभी कई जगह उल्टे सीधे पिटिशन भी फाइल हो जाते हैं। एक तो इसने रिजाइन नहीं किए मिस्टर केजरीवाल ने,
उसमें दिक्कत आई, ही इज ट्राइंग टू शो ब्रेवाडो, ऊपर से बाहर से बयानबाजी कि ये तानाशाह आदमी है, सारे अपोजिशन लीडर्स को अंदर डालना चाहता है, कोई वो नहीं है। जबकि 9 बारी उन्होंने नोट किया है, 9 times he has evaded summons and he has not come before the court, and when it was rejected, जब उनकी एक याचिका हुई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, वो रिजेक्ट हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा राव साहब ये बताइए, बात थोड़ा सा आपको मैं कानूनी बात समझ जाता हूँ। वो रिजेक्ट हो गया तो उनको अरेस्ट करना का पड़ा, वो अभी जेल में। नाउ अभी क्या होता है कि आपका सवाल ये है कि इनको ये इलेक्शन दौरान प्रचार करने के लिए क्यों इनको बेल दिया जाए, ये आपका सवाल है। मगर इसमें क्या है कि कई इसमें देरी हुई सिस्टम के अंदर, और उनको जो है एज ए लीडर सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दो ही हैज नॉट रिजाइंड, ऑल्दो हिज कैबिनेट कोलीग्स आर इनसाइड, उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, उनको बिल नहीं मिला है, फिर भी एक तरह उनको ही इज नॉट अलाउड टू साइन, उनको सेक्रेटेरिएट जाने नहीं दिया गया, उनके पे काफी पाबंदी और ऑर्डर के अंदर, उनको बयानबाजी उल्टे सीधे केस के बारे में नहीं देने दिया, उनको दूसरों के खिलाफ कुछ बोलने के लिए उनको काफी पाबंदियां उसमें भी कि आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल, इस तरह से they have been given restricted his functioning and he has not sir please sorry to interrupt। हमारा कहने का ये मतलब है कि लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कुछ खिचड़ी पकी है जिस वजह से इनको नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो खंडपीठ जहां ये मामला सुना गया है उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कभी किसी की तरफ से कोई बात उनके ऊपर दबाव पड़े या किसी तरह से। तो हम कोर्ट को जो है इस चीज में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करने में हमको झिझक होना चाहिए कि मेरे ख्याल से, मेरे राय में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने त्यागी जी, केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी 1 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और फिर वो अपना झंडा जो है अमित शाह जी के हाथ में दे देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। और उससे पहले 3 महीने के अंदर योगी जी को वो आउट ऑफ पावर कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है केजरीवाल जी का, जैसे दुनिया कहती है कि बड़ा शातिर दिमाग है, वो इन तीनों में जो प्रमुख नेता हैं इन तीनों में आपस में ही रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और एक सुलझे हुए रणनीतिकार की तरह वो अपनी चालें चल रहे हैं? आपका क्या कहना है, इसका असर पड़ेगा क्या? मैं समझता हूँ बहुत ही बचकाना वक्तव्य है केजरीवाल जी का, और उनको हमारे बारे में ना सोचते हुए अपने गिरहबान में झांक के देंगे। उनके संविधान में क्या लिखा है, 2 साल से ज्यादा कन्वीनर नहीं होगा, तो उन्होंने उसका भी अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये तो अपने अपने कंडक्ट में, अपने उसमें तो देखते नहीं है, ये हमारे पर छींटाकशी कर रहे हैं। हमारी संगठन इतना मजबूत है कि हम लोगों को अनुशासन हमारी प्राथमिकता होती है। अब ये क्या होगा, ये तो 1 साल के बाद ही डिसीजन होगा कि मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं। तो लेकिन उसको लेकर के ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम होगी, लोगों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा कि भाई मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा, ये तो अमित शाह जी को वोट मिलेगा, ये तो उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का दिया। आप मुझे बताइए किस साल की उम्र में वो एमपी बने? तो वो तो 75 साल की जो लक्ष्मण रेखा थे उससे पार करके बने। तो ये कहना, इस प्रकार की बातें करके जनता को गुमराह करना, अब जनता समझ गई है कि जो केजरीवाल है ये गुमराह करने में इनकी माहिरी है, और उससे कोई गुमराह नहीं हो रहा, उससे हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इनके एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बौखलाए हुए केजरीवाल। अब इनके पास कोई मजबूत मुद्दे तो है नहीं। दिल्ली की जनता की सेवा इन्होंने की नहीं, इन्होंने माल लूटा है, वहां पे खूब पैसा कमाया है, 40 करोड़ का शीश महल बनाया है, और शराब नीति में दिल्ली के लोगों के साथ धोखा दिया हुआ है। साउथ की लॉबी के साथ जुड़ करके इन्होंने गोवा और पंजाब के चुनाव लड़वाए हैं, पता नहीं कितना पैसा बाहर से आ रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है वो जो है हमारे ऊपर ये इस प्रकार के, और वो भी किस प्रकार के, वो हमारा संगठन देखेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपना देखिए, आपने क्या किया दिल्ली की जनता के साथ, आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव के ऊपर, बल्कि एक प्रकार का ये चुटकुला, एक उपहास बन गया है केजरीवाल का। वो मुख्यमंत्री हैं, गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए उनका। इस प्रकार की बातें करके मैं समझता हूं कि बहुत ही उनका उसमें नुकसान ही हो रहा है। तो त्यागी जी ये बताइए, ये जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा लोगों को कि बीजेपी 230-220 सीट ले जाएगी। ये आदमी सारी दुनिया की बातें करता है, सारी दुनिया का ज्ञान ये हमें देता है। ये नहीं बताता कि इसकी अपनी कितनी सीट आएगी। आप को कोई आइडिया? आप क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत इस बारे में बताएंगे कि क्या है स्थिति इसकी? आज तक तो इसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है मेरे ख्याल में, और आगे भविष्य में क्या होने वाला है? मैं समझता हूँ कि सातों की सात की सीट की पुनरावृत्ति होगी दिल्ली के अंदर, और पंजाब के अंदर भी इनसे लोग जो हैं उब चुके हैं। जिस प्रकार से पंजाब की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है, और भगवंत मान, मैं समझता हूँ एक जो कॉमेडियन थे वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको अनुभव नहीं है कैसे चलाया जाता है। और वो बहुत बॉर्डर स्टेट है, वहां पे पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है, और वहां पे वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है कि पंजाब की स्थिति को अगर गड़बड़ाते हैं तो देश की स्थिति गड़बड़ाती है। तो वहां पे भगवान मान जैसे अब लोगों को समझ में आने लगा कि वहां पे नशा और जिस प्रकार से वहां पे ड्रग्स का जो आतंक छाया हुआ है, उसमें बहुत बढ़ाव आ रहा है। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि सात की सात सीटें भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति होगी, और ये बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप बहुत क्लियर मैंडेट दिया है कि असेंबली में हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ स्थानीय मुद्दे मजबूत होते हैं। वहां पे एक ऐसा हमें स्थानीय प्रशासन चाहिए जो कि लोगों को देखे। लेकिन जहां तक सेंटर का मामला है, पूरी दिल्ली की जनता के अंदर ये है कि भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही दिल्ली का त्वरित गति से विकास हो सकता है। ये बात 2014 में भी प्रूव हुई, ये बात 2019 में भी प्रूव हुई। अब अटकलें कुछ भी लगा लीजिए, अभी हमारे ठीक है, हमने नेताओं को भी बदला है, उनका भी नया चयन किया है, नई लीडरशिप हमने ऑफर करी है, और वो हम करते आए हैं। चाहे गुजरात का चुनाव हो, ये नहीं कि हम दिल्ली में इनसे डर के भाग भाग करके हमने नए 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 कैंडिडेट्स लेकर के आए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि केजरीवाल और ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। जनता देख रही कि ये वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को गाली देते थे, गाली दे दे करके पावर में आए हैं। तो इनका सैद्धांतिक राजनीति क्या रही है, तो उसके साथ लड़ रहे हैं ये चुनाव। अब ये कांग्रेस को गाली भी नहीं दे सकते, कांग्रेस इनको गाली भी दे रही है। तो ये जो एक नया इनका एक चरित्र निकला है, वो जनता उसको समझ गई है कि ये तो व्यक्ति जो है किसी भी लायक नहीं है। राव साहब जैसे इन्होंने कहा कि भाई सेंटर में जनता जो है मोदी जी को चाहती है, लेकिन एक आपसे सवाल है मेरा हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप जिरह करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो इंडिया अलायंस जीत जाता है, देखो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए सुनीता केजरीवाल यानी कि अपनी धर्मपत्नी को खूब आगे किया, बड़े सलीके से और तरीके से आगे किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में यह है कि अगर इंडिया अलायंस जीत जाता है तो वो पीएम की रेस में सबसे आगे होंगे और वो किसी और को, क्योंकि वो छीनने झपटने में तो माहिर है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम सोच लें एक बार के लिए इंडिया अलायंस जीत जाएगा और भाजपा की 220-30 सीटें रह जाएंगी, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी पीएम बन सकते हैं? नहीं देखिए, राजनीतिक सवाल है, मैं इस पे भी बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। देखिए उसमें तो वो लोग तो उन्होंने वो कब से बैठे हुए हैं वहां पे, अरे मैं वो राहुल गांधी को आगे करके, और उनके जो सलाहकार ये जो आप तो जानते हो सैम पिट्रोडा सर, सब तरीके के कोशिश कर रहे हैं, और मणिशंकर अय्यर, और उनके पूरे वहां पे तो इतना बड़ा उनका गिरोह है कि वो इस आदमी को आगे करने थोड़ी ना देंगे। वो अपने उनको सत्ता का बहुत देर से इंतजार है, और कोई ऐसा मौका लगता है तो कोई, मेरे ख्याल से वो लोग एक छोटी सी, हम तो दिल्ली तो छोटी सी एक उनके वो है, वो कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी इन वन सेंस, तो वो लोग इनको कभी नहीं आने देंगे। वो फिर वहीं पे आपको दिख जाएगा, पहले से ही शुरू है। जबकि ये छीना झपटी करने की कोशिश तो करेंगे ही, वो तो उनका पुराना आदत है, बट मेरे ख्याल से उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। तो त्यागी जी, 20 दिन में केजरीवाल आपको क्या लगता है कितना रायता फैला देगा ये आदमी? कितना इफेक्ट पड़ेगा इसकी, जो ये झूठ और झूठ और उसके ऊपर और झूठ, इससे बीजेपी का जो वोटर है, क्या वो थोड़ा बहुत भी प्रभावित होगा?
नहीं, मैं समझता हूँ प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनका पैन इंडिया एम्बिशंस थे। गोवा में इनकी जमानत जब्त हुई, तमाम जगह इनकी जमानत जब्त हुई। तो केजरीवाल जी पंजाब में सफल हो गए, क्योंकि किसी विशेष कारण से। और लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि केजरीवाल जी कुछ ऐसे वक्तव्य देने वाले हैं जिनका जो केस जो जिस पे इन पे गैग ऑर्डर है, और ये कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ये फितरती जो है, ये इनके अंदर जो है शरारत भरी पड़ी है, और ये फितरती काम कर बैठेंगे। जो सुप्रीम का ऑर्डर है, कहीं फिर वापस जेल ना चले जाएं, कहीं उसका वायलेशन ना कर दें, क्योंकि उन पे बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं कि आप जो है ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो कि आप आपके उससे, ठीक है उनको 15, अब वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं समझता हूँ राव साहब इसके बारे में ज्यादा अभी ज्ञान दिया उन्होंने। ये भी अनप्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि पहली बार एक एक व्यक्ति विशेष को कर और उनको रिलीज करा गया है, जबकि मनीष सिसोदिया भी बैठे हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो अब उनका क्या आधार लिया है, क्या नहीं लिया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर है। और उनको उनका भी प्रेसिडेंट आप आगे के यूज नहीं कर सकती। कोई दूसरा आदमी चला जाए कि भाई आपने केजरीवाल जी को रिलीज किया, हमें भी रिलीज करिए, राव साहब तो सुन वहां रहे पे हो ना आप? तो हाँ वहां हाँ, पे मैं भी सुन रहा तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 2-4 दिन में बहुत जल्दी ये कुछ ऐसी ऐसी गफलत करने वाले हैं कि इनका कहीं वो जो जो इनको टेम्परेरी रिलीफ मिला है, वो रिवोक होकर के बाहर फिर सलाखों के पीछे पीछे ना चले जाएं। और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री से इनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एनआईए का भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जो कि कहाँ कहाँ से इनके पास आया हो। तो वो तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर उनके खिलाफ एक चार्ज है। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में अगर इनके लिंक निकल आते हैं कि ये आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, ये खालिस्तानियों से इनको फंडिंग हो रही थी, तो मैं समझता हूँ इनका तो भविष्य बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो राव साहब जैसे ये हाँ। कह रहे हैं कि इनका भविष्य काफी अंधकार में हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर, अब आगे आने वाले दिनों में क्या क्या ऑप्शंस आपको नजर आती हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट से जैसे इनको इंटरिम बेल मिली है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा कि इनको लंबी बेल मिल जाए? या अब कानूनी तौर पर आप किस रूप में देख रहे हैं कि क्या सीन बनने वाला है? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा मुकेश त्यागी की बात जी की बात मैं आगे बताता हूं कि इन्होंने एक बारी ऐसे ही अजीब टाइप का बयानबाजी किया अरुण जेटली के खिलाफ। तो अरुण जेटली ने एक डेफेमेशन केस डाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इनको माफी मांगनी पड़ी और इन्होंने बाकायदा माफी मांगे। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। देखिए, जब मामला कानून की उसमें चलता है दायरे में, तो ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल और उल्टी सीधी बयानबाजी करें या किसी एक्यूज से मिले, बेल कंडीशंस को वायलेट करें, तो उनके खिलाफ भारी जो है उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी इस ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप 2 तारीख को जाके सरेंडर करेंगे, आप वापस जेल के अंदर जाएंगे। पहली बात। तो उसके बाद ये इसको कहते हैं इंटरिम बेल, और इट इज नॉट ए बेल। हाँ, इट इज ए इंटरिम बेल। और थोड़ा प्रजातंत्र के बारे में इन्होंने इतना फैला दिया कि मोदी जी तानाशाह हैं, सारे ऑपोजिशन लीडर को जानबूझ के अंदर किया जा रहा है, अरे पे छापा मारा जा रहा है। तो एक ये थोड़ा सा इन्होंने हवा क्रिएट कर दिया है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में को विशिएट कर दिया है। तो कोर्ट हैज टू अपीयर टू बी बैलेंस्ड, and it has tried to look at it in a balanced fashion in the interest of democracy, not in the personal interest। एक मेरी बात तो सुनिए, संक्षेप में मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा मैं भी। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी आगे क्या होगा, इसमें चार्जशीट फाइल होगी। अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हुआ। चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमा आगे बढ़ेगा। तो जो इंटरिम बेल की रेगुलर बेल का एप्लीकेशन चलेगा, उनको 3 महीने जब तक चार्जशीट फाइल होगा तब तक उनको कस्टडी में रखेगा। एट बेस्ट समटाइम्स 3 months, समटाइम्स 6 months, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस। हर एक मैटर में एक स्ट्रेट जैकेटा फॉर्मूला नहीं होता है। इन द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखा जाएगा। मेरे को लगता है इसके बाद भी ये 2-4 महीने अंदर रहेंगे और इनको इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो अंदर हैं। उनके खिलाफ उनको अभी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कई बारी बेल रिजेक्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से हैं, और कविता हैं जो जहां से साउथ लॉबी से ये कनेक्टेड थे, वो भी उनको भी कस्टडी, उनको भी बेल नहीं हुई है। वो सत्येंद्र जैन है। इन सबको है तो है, मटीरियल है। इसीलिए मेरे ख्याल से
ये जल्दी कुछ खत्म नहीं होने वाला है और इनको इस्तीफा देने की जरूरत पड़ने की बहुत गंभीर संभावना है। ठीक ठीक है। तो त्यागी जी, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केजरीवाल जी ने अभी वो कारण गिनाए लोगों को कि मैंने सीएम पद से इसलिए जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। पहला सवाल कि क्या आप उसके इस प्रकार के जो कारण हैं उनसे सहमत हैं? दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि देश में अब एक ऐसा कानून आ जाना चाहिए, उसका समय आ गया है कि चीफ मिनिस्टर या उसके बराबर के या उससे बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग जो राजनीति में हैं, वो अगर इस प्रकार के किस कार्यों में पाए जाएँ तो उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि राजनीति का मतलब होता है नीति के साथ चलना, राज करना। और अगर आप नीति का ही आप वो कर रहे हैं, तो ये कोई जरूरी कि कानून की किताब में हर चीज लिखी हो। अब आप ये देखिए कि एल के अडवाणी जी, जब जैन डायरी में उनका नाम आ गया, उन्होंने कहा मैं जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाएगा, मैं एक्सोनरेट नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। और वो नहीं आए, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। अब आप लालू प्रसाद यादव, जो कि मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्पर्श कर चुके हैं, चारा उसमें उनको, वो भी यूपीए सरकार के माध्यम से उनको जेल हुई। ये भी नहीं कि उसमें एनडीए इन्वॉल्व था या बीजेपी इन्वॉल्व था उसमें। अभी भी वो उस पे है, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर बेल पर हैं। वो इनके इंडिया के गठबंधन है। तो ये भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा एक समूह बनता जा रहा है। और उनको भ्रष्टाचार लगता ही नहीं कि ये भ्रष्टाचार है। उनको तो लगता है यही राजनीति है, भ्रष्टाचार करो और देश में आगे बढ़ो। तो ये जो इनका एक डीएनए था, वो मोदी जी ने बस्ट कर दिया है। कांग्रेस की भी अभी तक नीति यही थी, भ्रष्टाचार करो। देखिए 10 साल के कार्यकाल में यूपीए में 9 मेगा स्कैम हुए, कोल स्कैम, कौन कौन से स्कैम हुए हैं, बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। तो ये जो करप्शन का डीएनए था और क्रोनी कैपिटलिज्म थी, फोन बैंकिंग थी, तो इनको ये लगता था ये हमारा हक है, ये हमारा एंटाइटलमेंट है करप्शन करना। लेकिन अब मोदी जी ने आकर के इनके सबके पर्दाफाश कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केजरीवाल को जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को दे सकते हैं, और देखिए इसमें कुछ ये भी चल रहा है कि भाई उनको मिठाई विठाई भी भेजी जा रही थी। हो सकता है कोई साजिश है उनको खत्म करने की, भाई उनको खिलाओ और डायबिटीज और बढ़ेगी। अब ये क्या साजिश है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनके अंदर भी अंतर्कलह बहुत है। महत्वाकांक्षी संजय सिंह भी हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। मनीष सिसोदिया भी कहीं वहीं बैठे बैठे सपने देख रहे हो कि भाई ये थोड़ा सा हाशिए पे आए तो मैं आगे बढ़ूं। और इसके अलावा इनके अंदर में क्या कहानी चल रही है, खिचड़ी पक रही है, वो मुझे इसका आइडिया नहीं। बस मैं बार बार से इसकी विश्लेषण कर सकता हूँ। तो ये केजरीवाल जी सुरक्षित मुझे नहीं लग रहे हैं। इनके चलिए खिलाफ ही एक अंदर षड्यंत्र चल रहा है। चलिए, आखिर में चलते चलते आपसे एक सवाल। आपने भगवा का पटका पहन रखा है और हरे रंग, जो कि आपको पता है किसका फेवरेट है, वो उसके रंग का कुर्ता पहन रखा है। और केजरीवाल जी ने हनुमान जी और श्री राम जी के बीच में भी लड़ाई पैदा कर दी है। वो हनुमान जी की तरफ है और भाजपा श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है, हनुमान जी जीतेंगे या श्री राम जी जीतेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए श्री राम जी तो हमेशा विजयी होते हैं। और उन उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनका पूरे विश्व के अंदर उनका समर्पण है। आप चाहे इंडोनेशिया चले जाइए, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भगवान राम का, थाईलैंड के प्रिंस का नाम भी जो है राम से शुरू होता है। तो राम जो है बहुत ही उसका तो कहीं उसको शिकस्त करना तो मैं समझता हूँ असंभव है। नहीं नहीं, और नहीं छोटी आई एम सॉरी, छोटी सी बात कर रहा हूँ कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो 80 करोड़ लोग भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, उनके मन में हनुमान जी के प्रति वो नफरत पैदा करने के लिए उन्होंने ये दाव खेला, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये इनके इनके जो इरादे हैं वो बहुत ही बचकाने इरादे हैं। इस आस्था का विश्वास है पूरे देश के अंदर जो है। भगवान, मैं तो यहीं आया हूँ और अयोध्या भी जाने वाला हूँ। और जिस प्रकार से भगवान राम का जो है, ऐसे छोटे छोटे लोग जो है उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी बहुत ही बचकानी साजिश है। और जहां तक मैंने हरे हरे लिबास का मामला है, मैं आपको बता दूं मोदी जी का पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो हम तो जो है डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं है। लेकिन मोदी जी का बस एक ही स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं। वो ये बहुत गंभीर मामला है कि जो भी देश के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए मोदी जी के लिए उनके हृदय के अंदर कोई भी दया दृष्टि नहीं है। तो वो उन सबको सबक सिखा के ही मानेंगे। और इस प्रकार के दुष्ट दुष्ट लोग जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं,
एक तो ल्यूटेंस पत्रकार है, फिर जिनके कनेक्शन बाहर गार्डियन से, वॉशिंगटन पोस्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, वामपंथ में है, और एक मार्क्सिज्म का नया कल्चर शुरू हो रहा है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अपने सैम पिट्रोडा वहां पे अमेरिका में बैठ करके, और किस प्रकार से, तो इस प्रकार की जो ये बातें चल रही हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी साजिश देश के खिलाफ चल रही है, और चलिए मोदी जी को चलिए, पता है। मोदी जी कह तो रहे इस हैं, चलिए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 230। आपके हिसाब से आज के माहौल के हिसाब से एक्चुअल में कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की और इंडिया अलायंस की? नहीं, मैं देखिए आपको स्पष्ट बताऊं, मैं थोड़ा यहाँ रियलिस्टिक बोलूंगा, थोड़ी वोटिंग कम हुई है, और उसका प्रभाव किधर जाएगा ये पता नहीं। स्विंग वोटर्स बहुत सारे हैं, नए वोटर्स आए, मैं समझता हूँ 1.5 करोड़ जो है नए वोटर्स की इजाफा हुआ है इसमें, 90-91 करोड़ टोटल वो है। तो स्विंग वोटर्स देख रहे हैं किधर जाना है। तो ये स्थिति, लेकिन ये तो है कि 400 के इर्द गिर्द तो रहने वाले हैं भाई, हो सकता है 400 पार ना हो तो 399 हो जाए, 390 हो जाए, 400 से ऊपर निकल जाए। अभी कुछ हवा का, अभी तो देखिए कुछ ही 3 चरण हुए हैं, अभी तो 4 चरण और बाकी हैं। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, 400 से हो सकता है संख्या बहुत लंबी निकल जाए। लेकिन इस समय स्थिति बहुत डायनेमिक है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, पर मुझे ये तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मान इस देश की जनता दे रही है, और एक और आपको बता दूं, टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। पूरे देश के आगे कोई भी व्यक्ति मोदी जी की व्यक्तित्व के आगे खड़ा नहीं होता, और देश समझ गए कि अगर आपको देश का नेतृत्व देना है तो एक ऐसे सशक्त व्यक्ति के हाथ में देना पड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है, चुनौतियां बहुत है। अगर हम किसी ऐसी ऐरे गहरे नत्थु गैरों को ले आए इस प्रधानमंत्री की सीट पर, तो ये देश जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान का मुकाबले में आ जाएंगे। तो ये देश के अंदर ये अनुभूति है, और ये भी है कि भाई यहाँ पर जो है, जिसका देश है, उसके प्रति तो कोई सम्मान नहीं है, लड़ जाता है। तो ये जो एक साजिश चली है तुष्टीकरण की, कि आप अपने देश के रह करके आप अपने हित की बात नहीं कर सकते। हाँ, उनकी हित की बात करिए तो आप सेकुलर हैं, हमारे हित की बात करिए तो आप कम्युनल हैं। तो ये जो एक समीकरण है, इसका भी ये पर्दाफाश हो रहा है। तो मोदी जी एक, मैं समझता हूँ 360 डिग्री लीडर हैं, और अपने हर कार्यकलाप से उनके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, और देश को वो विकसित देश में लाकर रहेंगे, उनको लंबी उम्र दे भगवान, और वो तो हम तो चाहते हैं कि जीवन भर वो प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है, तो ये तो नतीजे 4 तारीख को पता चल जाएंगे। बाकी हमारी जी, शुभकामनाएं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हैं और मोदी जी के साथ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। राव राव साहब आपका तो हमेशा से साहब राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आप जैसे विद्वान व्यक्तियों से नहीं नहीं, आगे भी चर्चाएं मिलवाया। जारी रहेंगी, अभी तो जी काफी जी बहुत विषय जी, निकल के आएंगे। नमस्कार। अरे राव साहब बहुत अच्छे मित्र हैं, धन्यवाद। बहुत पुराने मित्र हैं हम तो, 30 साल से। ओके ओके, ओके। ओके, नमस्कार। बेस्ट विशेस फॉर योर कैंपेन, गुड लक।